गुर्जर बंधुओं बहनों को बधाई देना चाहती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि ये मौका मुझे दिया इतने सारे आत्मीयजनों से मिल सकूं और बाबा तुलसीदास की पंक्तियों से सबको प्रणाम करती हूँ। अवध की भूमि से आई हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अभी हमारे विद्वान बंधु लोग कहानी पर चर्चा करते समय राम कथा के प्रसंगों को याद कर रहे थे। जितने लोक साहित्य के जितने रूप हैं, चाहे लोकगीत हैं, चाहे लोक कथाएँ हैं, लोक सुभाषित हैं, लोक नाट्य हैं, सब में राम का जीवन समाया हुआ है। भारत में हमारे ईश्वर अतीत या इतिहास नहीं बनते, रोज जन्म लेते हैं। हर संस्कार में उनकी उपस्थिति रहती है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, उसके सारे संस्कार राम और कृष्ण के होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ऐसी संस्कृति लोक संस्कृति है जिसने पूरी भारतीय संस्कृति को समेट रखा है। वो व्यतीत नहीं हुआ है हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, क्योंकि लोक ने अपनी वाचिक परंपरा में उसे संजो रखा है। इतना बड़ा फलक है इसका कि इस पर कितना भी कुछ कहा जाए कम है। कोई भी समस्या है उसका समाधान लोक प्रस्तुत करता है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह बहुत व्यापक विषय है। मैं कोशिश करूंगी कुछ बातें आप लोगों से साझा करूं। लोक विरासत की वाचिक और लिखित परंपरा दोनों ही समृद्ध रही है। यह लोक साहित्य शरीर से ही नहीं, गुणों से भी मनुष्य बनाने का संदेश देता है और अच्छाई की ओर अतिक्रमण करने वाली कोशिश का संदेश देता है। अच्छाई की ओर बढ़ना देवत्व और बुराई की ओर बढ़ना राक्षसत्व है, यह हमारा लोक मानता है। कवियों ने प्रत्येक सांस का इतिहास लिखना चाहा। महादेवी जी ने कहा है, लोक में ऐसे चरित्रों को लेकर लोक गाथाएं हैं जिनका नाम भी इतिहास ने नहीं संजोया। पर्यावरण की चिंता आज बहुत हो रही है, लेकिन हमारे लोक ने जो संवेदना उसके प्रति व्यक्त की वो रेखांकित करने वाली है। हम अपना बचपन याद करते हैं। शाम होते ही हमसे कहा जाता था कि ताली मत बजाओ, चिड़ियाँ बसेरा ले रही जग जाएंगी। सूरज डूबने के बाद पत्ती या फूल मत तोड़ो, क्योंकि वो भी सो रहे हैं। अगर देर रात में पानी भरना है तो कुएं को पहले जगा लो, छोटी सी कंकड़ी प्रेम से डालकर, क्योंकि कुआं भी सो रहा है। ये संवेदना हम खोते गए क्योंकि हम लोक से दूर होते गए। अगर हमें आज गंगा के शुद्धिकरण की बात हो रही है, हमारे यहाँ नदियाँ माँ हैं, कुआं बाबा है, वृक्ष में देवताओं का निवास है, जितने पशु पक्षी हैं सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। चर अचर संपूर्ण संस्कृति में उसका आभास ये लोक कराता है। राष्ट्र की अस्मिता का आधार साहित्य है, जो उसका संवाहक है। सांस्कृतिक परंपरा जितना भी इंद्रधनुषी विविधता साहित्य दिया, विविधता परक, उससे हम स्वर्णिम भारत के भविष्य में झांक सकते हैं। कला साहित्य संस्कृति का महत्व सर्वाधिक इसलिए है कि उसका लक्ष्य संसार को देना है। उसमें लोक साहित्य की विशेष भूमिका है। पहचान देने वाली रचनाएं संस्कृत से लेकर सभी भारतीय भाषाओं और उसकी लोक भाषाओं में आज भी विद्यमान है। कवि अष्टावक्र ने कहा, ऋषि अष्टावक्र ने, कि साहित्य में कोई वृद्ध या युवा नहीं होता। कवि बंधे बंधाए अनुशासन का विरोध भी करता है। यदि उसे ठहराव लगता है कि वह इसका प्रयोजन नहीं रहा तो नई लीक बनाता है और तोड़ता भी है।
लोक काव्य में जोखिम भी है और आनंद भी। जीवन की आपाधापी ने मन की शांति छीन ली। यथार्थ कहीं व्यंग में प्रस्तुत हो रहा है तो कहीं सीधे अभिधा में। यथार्थ के अधिक निकट है। लोक साहित्य भीतरी गांठें खोलने और बेचैनी को अवगत करने का माध्यम है। केवल व्यक्ति का अनुभव नहीं होता, इसमें पूरे समाज की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय सामूहिक रूप से जीवन मूल्यों में आस्था है, किंतु आज की कुंठा, संतरास, जड़ता, ठहराव की अभिव्यक्ति को ही लोग आधुनिक बोध मानने लगे हैं। उन्हें लोक की आस्था ही मार्ग दिखा सकती है। यह टूटन आधुनिक बोध तो है, पर जोड़ने और टूटने से बचाने का कार्य संवेदना और आस्था ही कर सकती है, जो हमारे भारत की संस्कृति की पहचान है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ ही उसे देखने, अनुभव करने की दृष्टि भी जो बदली है, साहित्यकार का स्वर भी बदला। और जो कसौटी मानते हैं कि आधुनिकता बोध जितना ही नवीन होगा, कविता भी उतनी ही उच्च कोट की होगी, उन्हें लोक परंपरा से जुड़कर लगेगा कि उनकी सोच एकांगी है। वाचिक कविता में जड़ रूढ़िवादिता या एक रास्ता ढूंढना भी भ्रम है, क्योंकि वह निरंतर गत्यात्मक है। वैचारिक क्रांति के साथ अववेदना शिल्प भी बदलते रहे। नई परिस्थितियों ने उस संवेदना के साथ साथ ओजस्विता और प्रखरता दोनों बराबर थी। उसमें सामाजिक अभिव्यक्ति है, समस्त सृष्टि के प्रति संवेदना है। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी स्वाभाविक रूप से उभरा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि हम भाषा की सहजता खोते जा रहे हैं। लोक चेतना में जो संपुंजित संस्कार है, वह जातीय अनुभव का प्रसाद है। वह संस्कार अमूर्त का मूर्त के साथ संयोजन बड़ी कुशलता के साथ कर लेता है। दूसरा दुष्परिणाम है कि लोकगीतों से कटने के कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच जो साहचर्य का भाव था, सहज पैदा होता था, वो आत्मीयता चुक गई। सारे रिश्ते लंबे साहचर्य पर टिके हुए हैं और उस सभी मानव साहचर्यों के केंद्र में है। कोई भी वस्तु निरी वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ तवा, कढ़ाई, चौका, बेलना तक में जीवन माना गया है। इसलिए बिना धुली हुई सिल न रखो, तवे पर गर्म पानी न डालो। ये सारी चीज़ें उसके प्रति जो जड़ वस्तुएं हैं, उनके प्रति भी संवेदना का उदाहरण है। कोई भी संबंध मनुष्य का हो या चाहे प्रकृति के हर तत्व का, उसमें संबंध है। जब भी विपत्ति पड़ती है तो हमारी नारी भाई कह करके सबको संबोधित करती है। कभी अग्नि परीक्षा देनी होती है तो कहती है कि मोरे पिछोरवा लोहार भैया मितवा, धर्मे कढ़ैया गढ़ी लाओ, धर्म की कढ़ाई गढ़ के लाओ। तेली से कहती है, तेली भाई धर्म का तेल ले आओ, मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। इसी तरह सारे संबंधों को पुकारती है और वे आते हैं और उसकी निष्पक्षता, उसकी पवित्रता को साबित करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ यथार्थ जिनसे बनता हो वस्तुएं अपना रंग और स्वाद, गंध खोकर एक रस होकर विरूप होती जा रही हैं। एक पत्ती का दूसरे पत्ती से आजकल संचार माध्यमों के कारण, मोबाइल के कारण हमारे बच्चे भेद नहीं कर पा रहे हैं। एक पत्ती से दूसरी पत्ती में क्या भेद है, एक रंग का दूसरे रंग में जो संयोजन है वो भेद कैसा है। हम चुने हुए और संजोए हुए यथार्थ के परिचय के अभ्यासी हो रहे हैं। यथार्थ बोध कुंठित हो रहा है। यह अंतर देख पाना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आदमी तब किसी